कब तक झूठ बोलोगे, कब तक धोखा दोगे हम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। ये चीज जो है करप्शन, पैसा देके वोट लेना या पैसा लेके किसी का गुलाम बनना। अब असेंबली तो मेरे हाथ से चलेगी, मेरा एक आशियाना था, वो एक घर था जी, एक बाग था हमारे लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए। जंग विकास का नहीं, तरक्की का नहीं, जंग है इक्तिदार कि आने वाले जो भी इलेक्शन होंगे आप इंशाल्लाह रहमान नया विकास भी देखोगे, नया कश्मीर भी देखो। आशिक एमएलए मरने के दम तक लोगों के हित में बात करेगा और लोगों के लिए हर जगह पे उनको सामने आएगा, चाहे कुछ भी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारे साथ आज के मेहमान आशिक अहमद गनाई उर्फ एमएलए आशिक केडन चैनल के एक मुलाकात प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आशिक साहब, एक मुलाकात प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपने चैनल में एक दावत दिया और अपने जो मसाइल थे उनको उजागर करने का हमें एक मौका मिला। आशिक साहब, आप नाज़रीन को ये बताइए कि आपने सियासत क्यों ज्वाइन की और इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की? देखिए अर्श साहब, आपने जो सवाल किया कि आपने सियासत कहाँ से शुरू की और क्यों की जी। अर्श साहब, ऐसा मसला है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, कश्मीर की ही बात नहीं कर, हमारा जम्मू एंड कश्मीर है जी, तो हर वक्त जम्मू एंड कश्मीर को अगर बात करेंगे भाईचारा का तो ये कायम रहेगा और इंशाल्लाह कायम है जी। मजबूरी क्या थी जी एमएलए आशिक को सियासत में आना? इसका कारण, अगर इसका पीछे आप बैकग्राउंड देखोगे कि मेरे खानदान में कोई सियासत में नहीं था जी। मेरा कोई, जिस तरह आज के जो पुराने लीडर हैं, जैसे किसी का बाप है उसने अपने बेटे को उठाया जी, अगर किसी को बेटा है, किसी को बेटा है तो उसने बाप ने, पति ने अपने मिसेस को उठाया जी। ये खानदानी राज जो है 70 सालों से हम पीस रहे हैं जी। मैं एक जॉब कर रहा था जी, ऑलमोस्ट जो मेरे बेसमेंट थे वो हाल ही में 2-3 महीने पहले रिटायरमेंट आ गए और उनका जो पे है, बेसिक सैलरी है, तकरीबन 1.5 लाख रुपया उनकी सैलरी है। मैं एक आर्मी सोल्जर था, जकल में मेरी रिक्रूटमेंट हुई है और 8 साल मैंने सर्विस किए इसमें। कारण यह है उसको छोड़ने का कि लोगों के जितने भी, मैं अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं जी, बहुत सारे मुश्किलात देखे मैंने जो मैं शायद उस सर्विस में पूरा नहीं कर सकता था। हाँ, मैं इलेक्टेड नहीं था, एमएलए नहीं रहा था, किसी इक्तिदार में नहीं रहा और मैंने सोचा कि नहीं, जब तक एक यूथ सामने नहीं आएगा जी, एक भले नई आवाज जिसको हम कहते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है जिन्होंने 70 साल राज किया, अगर काश अगर ऐसा होता, हमारे नुमाइंदे अच्छे होते, काम करने वाले होते, वाकई उनमें लीडरशिप नहीं होती जी, या ऐसी लीडरशिप होती तो शायद आशिक एमएलए जैसा आदमी आज इस सियासत में नहीं आता। अच्छा, आपने बहुत सारे इलेक्शंस भी लड़े हैं जिसमें आपने असेंबली इलेक्शन में भी हिस्सा लिया आपने और पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आपने हिस्सा लिया, तो आप उस इलेक्शन को किस नज़रिए से देखते हैं? तो आपने वहाँ पे आपकी जीत वहाँ पे क्यों दर्ज नहीं हुई? देखिए, मैं इसका कारण बताऊंगा कि मेरी एक शुरुआत हुई है 2008 में सियासत में जब आया, तो बेसिकली मैंने इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट किया। मेरे उस्ताद जो रहे सियासत में जिनने मुझे इस मैदान में लिया, उसका नाम है शिराज अजहरी साहब, जो इस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव मेंबर है जेएनके के। तो उसके बाद वो उससे मुंसलिक हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो अब जो आप बात कर रहे हो कि आशिक साहब आपने जीत हासिल क्यों नहीं की, देखिए जम्मू एंड कश्मीर में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा पहले नंबर 1 पे अगर जम्मू कश्मीर करप्शन पे है जी। मैं माजरत चाहता हूँ आपके माध्यम से उन लोगों से कि शायद मेरी बात से उनको दिल पे ठेस पहुंच जाए जी। करप्शन हमारे इस मुल्क का कोई भी सलूशन नहीं है जी। जैसे कि जो इस इक्तिदार में थे, जो इलेक्शन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनके पास मनी पावर्स भी था जी, उनके पास मसल पावर्स भी था जी। आशिक एमएलए के पास सिर्फ अल्लाह का नाम था और अभी तक उसी अल्लाह का नाम मेरे पास है जी। आशिक एमएलए इन 4 जो मेरा घर है, मैं मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पास वो कमाई मेरे बाप ने नहीं की है कि उसने जमा रखा कि हराम खा के किसी को लूट के। मेरा वालिद साहब भी एक SHO रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की बात अगर करें, मेरे आपके इस ऑफिस में फ़ोटो भी लगे हैं, मैंने अपने वालिद साहब के साथ उठाए कि उसने एक ही बात कही, बेटा कि अगर आप इस चीज़ में जा रहे हो, हाँ, आपके हाथ आपके कदम
जी। इंसाफ पे उठना चाहिए, लोगों की मदद के लिए, लोगों की खिदमत के लिए। जी। तब मैं आपको इजाजत, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट में रहा कि अक्सर आप देखते हो कि करप्शन में शायद ज्यादा मुलवस है, चाहे ट्रैफिक पुलिस की बात करें, चाहे इस तरह पुलिस की बात करें, लेकिन कुछ चंद लोग होते हैं वैसा। जी। मेरे वालिद साहब इतना कहते थे, मैं पुलिस, मुझे फख्र है मैं पुलिस में हूँ, जी। और मेरे वालिद साहब ने अपने इस सर्विस में, मुझे नहीं लगता उसे तहज्जुद भी कभी मिस होगी। जी। आज वो रिटायरमेंट है, उसी नक्शे कदम पे मैं चलता हूँ। अगर मेरे पास, आपके सवाल का जवाब, अगर मेरे पास, मैं भी पैसे बांट के, मेरे पास वो धन होता, काला धन जिसको कहते हैं, गरीबों का खून, जी। टैक्स, सब कुछ खाया 70 साल से इन लोगों ने, और उसी पे सियासत करते हैं, और इन्होंने अपनी जीत हासिल कर ली है। जैसे कि आप जानते हो, जगह जगह पे अगर मैं किसी को 10,000 देता हूँ, भाई मुझे, मैं किसी को आज के कश्मीरी को बोलता हूँ कि भाई मुझे वोट देना, और वो बोलता है जनाब मुझे मिलेगा क्या? ये क्यों वो बोल रहा है? उनको एक, जिस तरह एक ड्रग्स की लत लगती है ना किसी को, इसी तरह पैसों की लत लगी है, क्योंकि उनको आदत किया है, पिछले सियासतदानों ने एक नशा बनाया है। जी। तो वो बोलता क्या दोगे? मैं बोलता क्या देना? बोलता जनाब मेरे साथ 400 लोग हैं, उनके लिए तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक, और मैं उठा के उनको देता हूं, क्योंकि पिछले सरकार ने, पिछले लीडर ने उनको आदत किया है, जैसे मैं देता हूं, फिर मेरे पास यही आता है, यही वर्कर मेरे पास आता है, जनाब मुझे जॉब के लिए फॉर्म में हेल्प कर लो, जनाब मुझे वो चाहिए। उसको मैं यही बोलता हूँ, उसने यार नहीं, मैंने तो आपको खरीदा है 500 में, 5 साल के लिए मैं 500 में खरीदता हूँ। इस चीज को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ये चीज जो है करप्शन, पैसा देके वोट लेना या पैसा लेके किसी का गुलाम बनना, जब तक जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी युवा, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इस चीज को ठुकराइए। अब नया मुस्तकबिल, अपने मुस्तकबिल का फैसला हमें खुद करना है, तब तक कोई यहाँ पे विकास नहीं आएगा, तब तक कोई तरक्की नहीं होगी। अच्छा, असद ये भी बताए कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में कौन सी तब्दीली आई? जी जी। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आर्टिकल 370 के बाद जी, जो हमारे से वादे किए गए थे, नो डाउट कि हमने सोचा था कि इन्हीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइम है, भाजपा की सरकार है जी, हमें उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमें पार्टी के साथ लड़ाई नहीं है जी, लेकिन हमें उन चीजों से उनके साथ लड़ाई, उनके इरादों से। इरादे उनके अच्छे जब तक हैं उनके साथ हैं, उनके इरादे अच्छे नहीं होंगे हम उनके साथ नहीं। आर्टिकल 370 जब हटाया गया, इन्होंने ही बोला 70 साल यहाँ पे इन हुकूमतों ने राज किए, जैसे कि पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल की बात अगर करें। और जब तक आर्टिकल 370 के बाद, उसके बाद जब से आर्टिकल 370 नहीं रहा, यहाँ पे नया विकास आएगा, एक नया कश्मीर होगा, इंडस्ट्रीज खुल जाएंगे, बेरोजगारों को, जो हमारे नौजवान, उनको रोजगार दिया जाएगा। और हमने सलूट किया भाजपा सरकार को कि आखिरी उम्मीद थी कि आर्टिकल 370 के बाद जो भाजपा सरकार ने, हमारे से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमसे वादे किए थे, यार वो भी तो खोखले निकले। अब किन पर हम भरोसा करें? आवाम किन पर भरोसा करेगी? यूटी सरकार है जी। बदकिस्मती है कि हमें इतना तो एक उम्मीद होती थी, हमें अपनी असेंबली होया करती थी जम्मू में, हमें उम्मीद थी कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा एमएलए है, अगर मुझे कोई भी मुश्किलात, मेरे गाँव को, मेरे लोगों को, मैं उनके फरियाद लेके अपने एमएलए साहब के पास जाऊंगा। अब वो भी नहीं रहा। भाजपा सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, आपकी मीडिया की सादत से, सर की उम्मीद आप पर थी, आपने भी वादे किए, जो उनने हमसे गलत किया था, जिन्होंने 70 साल राज किया, आपके कहने के मुतालिक, जनाब अगर आप अच्छे थे तो विकास क्यों नहीं? जनाब अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर की हमदर्दी थी तो अमन क्यों नहीं? जनाब अगर आपको दर्द थी तो बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं? कब तक झूठ बोलोगे? कब तक धोखा दोगे हम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को? ये सियासत खत्म होने वाली है और इस चीज को इंशाअल्लाह रहमान जम्मू एंड कश्मीर ठुकराएगा और यहाँ पे नया प्लेटफार्म बनेगा। युवा जाएंगे असेंबली में, युवा जाएगा पार्लियामेंट में। जब तक हम खुद नहीं इस मैदान में आ जाएंगे तब तक हमारे मुस्तकबिल का कोई मुस्तकबिल का सौदा नहीं ऐसा कोई कर सकता है। और हमें अपनी मुस्तकबिल की हिफाजत, अपने जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट और तरक्की के लिए हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आज साहब, अभी आपने कहा कि नए कश्मीर की बात की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए कश्मीर के बहुत सारे दावे किए और ये दावे कहाँ तक पूरे किए गए, इस पर ज़रा आप रोशनी डालिए थोड़ी सी। देखिए जनाब, मैं अब असेंबली तो मेरे हाथ से चलेगी, मेरा एक आशियाना था, वो एक घर था जी,
एक बाग था हमारे लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, वो उजड़ गया। हमने उसकी भी कुर्बानी दे दी है। कारण यह है कि नया कश्मीर बनेगा, विकास होगा, तरक्की होगी। अगर हमने वो हमारा घर भी नहीं रहा, उसको इन्होंने तहस नहस किया। हमने सोचा था नया विकास, ना मुझे वो नया विकास नजर आ रहा है, ना वो नया कश्मीर नजर आ रहा है। अब मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि हमें स्टेटहुड वापस दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी जी को रिक्वेस्ट करता हूं, मोदी जी कि शायद आप भी नाकाम हो चुके हैं इस चीज में जो आपने हमसे वादे किए हैं, और हमें उस अब नया कश्मीर ही दिखाओ जो आपने वादे हमसे किए हैं। वो नया कश्मीर भी कहीं नजर नहीं आ रहा है जनाब। आपके माध्यम से तमाम लोगों से बताना चाहता हूं मैं कि अब अपने मुस्तकबिल को, अपने सोच को बदल लीजिए। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक जम्मू एंड कश्मीर में कोई तरक्की नहीं होगी, तब तक जम्मू एंड कश्मीर में कोई विकास नहीं होगा और नया कश्मीर आपको नजर नहीं आएगा। तो इसलिए आपने देखा जो भी आज कहीं भी सियासत चली, चाहे यूपी की बात करो, हैदराबाद में देखो, पंजाब में देखो, मजहब की सियासत चल रही, धर्म के नाम पे लड़वाया जाता है, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाया जाता है। जंग विकास का नहीं, तरक्की का नहीं, जंग है इक्तिदार का, उस कुर्सी के लिए, अपने लिए। मुझे बताओ, क्या एक एमएलए जो हमारे पास नहीं रहा, जिस असेंबली को डिसॉल्व किया गया, हमारे अपने एमएलए को बताता हूं मैं, जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे कंसर्न एमएलए, क्या वो इस टाइम लड़ नहीं सकते हमारे लिए, अपने देश के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए? क्यों नहीं लड़ते वो? उनको आदत होगी, उनको लत लगी है इस कुर्सी की। क्या एक एमएलए डिप्टी कमिश्नर साहब के पास नहीं जा सकता है लोगों की फरियाद लेके? नहीं, वो एमएलए है। मैं भी तो एमएलए नहीं हूं भाई, मैं कभी बना ही नहीं। काश मुझे एक्स एमएलए ही होता। मैं बोलता नहीं मुझ में पावर से, एक्स एमएलए के होने के बिना मैं लोगों की, ये देखो मेरे ऑफिस में इतनी एप्लीकेशनें पड़ी है, नो डाउट मैं पूरा कर सकता हूं इतना, लेकिन अगर 50 है तकरीबन 20% को कोशिश करता हूं पूरा करने के लिए। हमारे एमएलए इस टाइम बोलते हैं नहीं, मेरी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी अगर मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जाऊं, लाइन में बैठना पड़ेगा या कुछ चेयर पे वेटिंग रूम में बैठना पड़ेगा 5 मिनट के लिए। ये तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये सिर्फ इक्तिदार का जंग है। अभी आजकल हमें फिर एमएलए बता रहे हैं लोगों को कि आप हमें वोट दीजिए, आप हमें फिर एमएलए बना दीजिए और आपका काम पक्का हो जाएगा इस बार। एमएलए साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इससे पहले 4 बार एमएलए रहे, 2 बार रही सरकार आपकी रही। पीडीपी की बात अगर करूं, मुजफ्फर बेग साहब से मैं गुजारिश करता हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, एमएलए भी रहे। जावेद बेग साहब से मैं गुजारिश करता हूं, हमारे भाई हैं, सीनियर, हम रेस्पेक्ट करते हैं उसको, उसकी ओहदे को रेस्पेक्ट, उसको इज्जत करते हैं। क्या आपको हमें 4 बार तो आप बने भाई, 5 बार तो हुकूमत आपकी रहे। अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, पीडीपी की हुकूमत रही। तो जनाब, जब उस दौर में आपने कुछ नहीं किया, अब फिर आप वोट मांगते हो, तो अभी क्या करोगे आप? अभी एक उस पार्टी में है, दूसरा इस पार्टी में। ये तो इक्तिदार का जंग है। जहां पर इनको लगता है कि इक्तिदार है वहीं जाते हैं। हमारे पास कौन है? लोगों को हर वक्त इन्हें बेवकूफ़ बनाया, अब वो टाइम खत्म हो गया। अब हम बेवकूफ़ बनने वाले नहीं है। ये मैं इस टाइम आपके चैनल पे बोल रहा हूं कि आने वाले जो भी इलेक्शन होंगे, आप इंशाअल्लाह रहमान नया विकास भी देखोगे, नया कश्मीर भी देखोगे, तब जब हमारे नौजवान इंशाअल्लाह रहमान असेंबलियों में आपको मिलेंगे, चाहे इंडिपेंडेंट हो, वैसे शायद इंडिपेंडेंट ही होंगे ज़्यादा। इतना तो है क्योंकि पार्टियां जितनी भी रही है तो इनने तसल्ली कर ली है लोगों को, इनने हमारे लाशों पे चले ये, और ये कभी आहत नहीं किया इन्होंने कि ये गोली का शिकार हो गया, वो जेल के अंदर इस तरह मर रहा है। कभी आवाज़ नहीं उठाए है इन्होंने, ना अभी तक आवाज़ उठाते कहाँ पे कितना जुल्म हो रहा है। तो इस चीज़ को हम कंडम करते हैं। तो अर्श साहब, आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आप वार्ड 21 के वार्ड मेंबर भी हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए आपने कितना काम किया और अभी आपको कितना काम करना बाकी है? बहुत अच्छा सवाल किया जनाब आपने हमसे। मैं एक छोटा सा काउंसलर जी, और अल्लाह तबारक तआला का करम है, और मुझे जो मेरा एरिया है खोजाबाग एरिया के लोग जिन्होंने मुझे भरोसा करके इस म्युनिसिपल काउंसिल में भेजा, एक इलेक्टेड अपना नुमाइंदा। और अब काम की बात करूं, इस छोटे लेवल पर भी मैंने थोड़ा काम किया जो एमएलए ने आज तक नहीं किया। आप कैसे बताओगे? क्यों? प्रैक्टिकल दूंगा, मैं बात नहीं करता मीडिया पे खाली
वादे नहीं करता हूं और झूठ नहीं बताता हूं। उसका आप जिसको भी देखना होगा, आपको देखना, आप चेक कीजिए 21 वार्ड में खोजबाग में। सबसे पहले 31 लाख का मैंने एक ड्रेन प्रोजेक्ट बनाया जो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, जो हाईवे के साथ टच हो रहा है। जटी रोड से लेके दरिया के जहलिम से लेके इस हाईवे तक, डिग्री कॉलेज तक। आपने देखा होगा कितना पानी जमा होता था, वहां पे सैलाब आ जाता था, किसी ने आज तक नहीं पूछा। मैंने वो प्रोजेक्ट किया और इंशाल्लाह रहमान अल्लाह ताला के करम से और लोगों की दुआओं से वो कंप्लीट हो गया, नंबर 1। दूसरा काम मैंने अभी हाल ही में, अगर शायद आपको नजर पड़ी होगी, अभी मेजरमेंट चल रहा था बाहर चेक पोस्ट के पास, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पे अप्रूव करवा दिया, जो यहाँ बन रहा है डिग्री कॉलेज हमारे साथ घर के साथ ही हमारे वार्ड नंबर 21 में, जिसको हमने 85 लाख रुपया मैंने अप्रूव करवा दिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए, और ये मैंने वार्ड में बनाया। दूसरी बात, जहाँ पर ड्रेनेज थे, जहाँ के गलिया कोचा टैल पाथ, वो मैंने कंप्लीट किया। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है, मैं जिस तरह हमारा कब्रिस्तान होता है मुसलमानों का, और जो हमारे सिख भाई हैं उनका एक शमशान घाट जट्टी पे है, चेयरमैन भी रहे, MLAs भी रहे, काउंसलर भी रहे, जो आज तक किसी ने उस चीज़ को पूछा नहीं, क्योंकि वो अल्लाह के घर है जी। सबसे पहले जब वो हमें ठीक होंगे, चाहे हिंदुओं का जगह हो चाहे मुसलमानों का, तब हम भी ठीक हैं। असली घर तो वही है। और उसके लिए मैंने, उसका प्रोजेक्ट था शमशान घाट का, मैंने वो भी कंप्लीट किया। आप देख सकते हो, एक दो दिन उसको कंप्लीट, और जिसको मैंने 6.5 लाख रुपया डाल दिए हैं। और इसी तरह जो गलिया कोचे थे, लाइटिंग थी, तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट, मैंने अगर आप देखोगे यहाँ तक मैंने 1 करोड़ का काम कर लिया अपने वार्ड नंबर 21 में अभी तक, जिसमें मैं इंशाल्लाह रहमान सक्सेसफुल हो गया हूँ। अभी भी बहुत सारे काम मेरे नज़रों में, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, अक्सर बेशतर ये शिकायत रहती है लोगों की तरफ से कि काउंसलर हमें जब भी कोई किसी को बाथरूम मिलता है, कोई कुछ मिलता है, तो हमें तकाजा किया जाता है कि 1000 दे दो, 500 दे दो। ये कहाँ तक सही है, नाज़रीन को आप ज़रा बताइए। देखिए, जो आपने बात की है कि हमारे पास भी बहुत शिकायतें आई हैं जी। देखिए, मैं बताऊं आपको, हमारे पास एक HFA का एक जो होमलेस थे उनके लिए एक स्कीम लागू की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि इनको 1,66,000 दिया जाए जिनके पास घर नहीं जी। ऑलमोस्ट हम उसमें किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं। उसमें भी बहुत सारी शिकायतें आई हमें कि जनाब हमें पैसा मांगते हैं। लेकिन मैं पूरे आवाम से, आपके चैनल के पास बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो गया होगा, कम से कम हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं वहाँ पे, तौसीर रैना साहब बैठे हैं वहाँ पे, उनके पास शिकायत दर्ज करो। अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहाँ पे बैठे हैं। और जाहिर सी बात है, बाथरूम के लिए पैसा किसी को नहीं देना है। अगर किसी ने लिया है तो मैं मेहरबानी करके उनसे ये गुजारिश करता हूँ, वो दफ्तर में आ जाइए। कोई नहीं मिले, हम वहाँ पे बैठे हैं, और इंशाल्लाह रहमान जो कार्रवाई होगी हमारी तरफ से वो हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये लोगों के लिए पैसा है, हाउसिंग फॉर ऑल है। अभी उसको शायद पहले 1,66,000 थे, अभी वो 3,60,000 हो गए हैं कि जो हम दे रहे हैं। और हम चाहते हैं अगर कोई पेंडिंग रहा है, किसी को नहीं मिला है, तो वो ऑफिस में आ जाइए, और मार्च के महीने में ही इंशाल्लाह रहमान वो लिस्ट की सर्वे चल रहे हैं, उनको मिल जाएगा, पैसे देने की जरूरत नहीं। अच्छा, दूसरी जानिब ये हम देख रहे हैं कि जो फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट से वागुजार हो रहे हैं जी जी, फिर उन्हें क्यों लैप्स किया जा रहा है जी, उसको क्यों नहीं काम में लगाया जाता है, इसकी क्या वजूहत है? उसकी वजूहत ये है अर्श साहब, मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे पास सब इल्ज़ाम हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं देंगे, कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं। गलतियाँ यहाँ पे हमारी है क्योंकि वो हमारे अफसरों की लापरवाही है, चाहे वो R&B के रिलेटेड हो, चाहे वो म्युनिसिपल काउंसिल के रिलेटेड हो। मैं किसी की गलती को छुपाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तन मन शपथ लिया है, हमने ओथ उठाया है, हम लोगों के हित में बात करेंगे। और इंशाल्लाह रहमान आशिक MLA मरने के दम तक लोगों के हित में बात करेगा, और लोगों के लिए हर जगह पे उनको सामने आएगा, चाहे कुछ भी हो। पैसे हमारे पास है, लोग सफ़र करते हैं, पैसा लैप्स होते हैं। इसका कारण ये है, वक्त पर इन पैसों को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे ऑफिसों में ऐसा ऑर्डर जारी किया जाए, जो जिस ऑफिस में लैप्स पैसा होता है वक्त पर, वो चाहे ड्रेनेज का पैसा, चाहे रोड का हो, चाहे लाइटों का हो, कहीं भी जी, जो वक्त पे ना लगे, उस अफसर को इंक्वायरी किया जाए, उसके ऊपर एक
इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाए ताकि आवाम के साथ कोई इत्तेसाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवाम, यहाँ के आवाम हर वक्त न नौकरी मांगता है अभी, न वो मांगता है छत, रोड कपड़े और मकान जिस तरह कहते हैं, वो अभी नौकरी नहीं मांगते। वो चाहते हैं डेवलपमेंट होना चाहिए, नई तरक्की, हमारे हॉस्टल अच्छे होने चाहिए, हमारे स्कूल अच्छे होने चाहिए, हमारे रोड्स अच्छे होने चाहिए, हमारे शहर में लाइटें लगनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ का आवाम चाहता है और कुछ नहीं चाहता है, लेकिन पैसे लैप्स होते, बदकिस्मती की बात है। और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैं अपने डायरेक्टर साहब अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट कश्मीर, उससे भी एक गुजारिश करता हूँ, अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि 31 मार्च को जो पेमेंट यहाँ से लैप्स हो रहा है, वापस जा रहा है, इस पेमेंट को जल्द से जल्द वापस रिलीज़ किया जाए, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग है हमारे बारामूला में, ताकि हम वक्त पर वो काम कर सकें। जब आप हमें वो पैसे जो वापस आ रहे हैं आपके खाते में, सेंट्रल गवर्नमेंट खाते में, वो वापस आ जाए, ताकि हम जो काम पेंडिंग रह गए अफसरों की लापरवाही से उनको हम पूरा करें। जी अच्छा, आज सब ये भी बताइए कि हाल ही में एक नामालूम अफरादों की तरफ से एक पंच मारा गया कुलगाम के अंदर। इससे पहले भी बहुत सारी अमवात वाक़ा हुई, तो सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करेंगे कि उन्हें सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की जा रही थी? साहब, मैं आपसे एक बात बताऊं, दुख की बात है, और मेरे किसी को कहते हैं कि ज्वालामुखी आपके दिल में है, वो ज्वाला मेरे दिल में बस रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लीडर्स हैं, जो सच नहीं बोलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर मैं सच बोलूं शायद वो अफसर मेरे हाथ से चला जाएगा, ये डिप्टी कमिश्नर मेरे हाथ से चला जाएगा। मगर भाई, मैं उनको कहना चाहता हूं, सच सच है, एक पंच की बात नहीं है। कुलगाम में एक पंच को मारा गया है, अभी 2 ही दिन हो गए। वो हमारे जनता दल यूनाइटेड का एक पंच था और जवान था। अगर देखा जाए, इससे पहले भी तकरीबन 8,500 नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स लीडर्स मारे गए, कांग्रेस के मारे गए, पीडीपी के मारे गए। हाल ही में आपको पता है, अफसोस से कहना पड़ता है इस सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि डीजी साहब को क्या बताए, क्योंकि वो भी मजबूर है, वो नहीं दे सकता है जब तक वो, या एडीजी सिक्योरिटी या डीजी साहब हमारे, वो नहीं दे सकता है हमें प्रोटोकॉल जब तक उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर नहीं आ गया। जो उसको वहां से ऑर्डर दिए गए वो वही फॉलो करते हैं, क्योंकि इनका कोई दोष नहीं है। हमारा एसएसपी साहब इतने ऑनेस्ट हैं, अच्छे हैं। बारामूला के लोग, डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लोग किस्मत वाले, हमें आज ऐसा ऑफिसर है बारामूला में, सब एसएचओ से लेके एसएसपी बारामूला तक। लेकिन जहां तक इसको हेल्प हो सके वो तो करता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो सिक्योरिटी कवर इस तरह नहीं दे सकेगा हमें जिस तरह देना है इनको। कैटेगराइज किया कुछ दिन पहले, आप देखिए कैटेगराइज किनको किया, होम डिपार्टमेंट में। ये लापरवाही होम डिपार्टमेंट की है, क्योंकि वो तानाशाही सरकार चला रहे हैं वहां पे होम डिपार्टमेंट अपनी। ऐसे लोगों को, ना वो लीडर है ना वो इलेक्टेड है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, उनको बुलेट प्रूफ व्हीकल्स दिया गया, और जो इलेक्टेड नुमाइंदे जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिसका कारण अभी मोहम्मद मकबूल मारा गया। और दूसरी बात मैं बताऊं, हमारे 2 काउंसलर मारे गए ऑफिस में, अननोन गनमैन जिसको ये कहते हैं। ये अननोन कौन है, इनको आज तक हमें समझ में नहीं आया, ये अननोन है कौन, ना गवर्नमेंट साबित कर सकता अननोन। और हर जगह जब भी हमें कोई ऐसी कैजुअलिटी मिलती है, ये शाम को टीवी टेलीविजन बताया जाता है कि अननोन गनमैन ने मार दिया इसको। रियाज की बात करो, जो हमारे काउंसिल मेरे साथ इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया सोपोर में। शमसुद्दीन की बात करो, जो मीटिंग चल रही थी काउंसिल के अंदर, अननोन गनमैन घुस गए और दोनों को मार दिया। अभी तक सरकार ने उनके घर वालों को, उनको बच्चों को नहीं पूछा। और उस टाइम भी वो पुकारता था, वो रियाज शमसुद्दीन, सर मैं इलेक्टेड नुमाइंदा, मैं सोपोर में रहता, मुझे खतरा है, मुझे थ्रेट आ रही है, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। जब तक रियाज और शमसुद्दीन को मौत की घाट नहीं उतारा गया, तब तक उसको कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है। लास्ट में उसको ये कुछ अफसर गए, बस ताज़ियत किया, वापस चले गए, आज तक किसी ने नहीं पूछा। हम भी इलेक्टेड हैं, आप वेरिफिकेशन थाने से लेके सीआईडी तक हमें लिख के देता है, इनको खतरा है, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, नहीं करते हैं। ये होम डिपार्टमेंट की लापरवाही है, और ये जिम्मेदारी होम डिपार्टमेंट को, जिनने सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको रखा है। इक्तिदार वालों को सिक्योरिटी मिलती है, भाजपा वालों को सिक्योरिटी मिलती है, अदनान से अदनान वर्कर जो उनका है उनको बीपी गाड़ियाँ मिली है अभी तक, लेकिन आम जितने भी इलेक्टेड नुमाइंदे उनको नहीं मिली है। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दावा किया था, हमने जी इतने एमएलए जो एक्स एमएलए हैं इनका प्रोटोकॉल डाउन किया। डाउन करने में तो ये माहिर है,
और देने में बिल्कुल जीरो है। क्यों जनाब किया इसको आपने सिक्योरिटी डाउन क्यों की? बोला कि इन 3 पार्टियों पे बहुत खर्चा आ रहा था जी, इसीलिए हमने डाउन किया। मुझे बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर से मैं कहना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, आपके मीडिया के वसात, अमित शाह जी आप देख कीजिए आपके भाजपा के वर्कर से लेके आपके ओहदेदारों पर कितना खर्चा है। आपका इतना खर्चा है जो हमारे 4 पार्टियों को जम्मू एंड कश्मीर में था उतना एक ही पार्टी पे आज खर्चा आ रहा है, चाहे कम्पिटिशन के हवाले से चाहे सिक्योरिटी के हवाले से, वो सिर्फ भाजपा सरकार को आ रहा है। और उनने हमें डाउन किया और उनको दे दिया। इस टाइम हमें बहुत सारे वादे किए गए थे, इससे पहले हमें मेहरबानी करके, जब पीडीपी ने हाथ खड़ा कर दिए यहाँ पे इलेक्शन में नहीं उठे, जब कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाथ खड़े कर दिए, और उस टाइम हम ही लोग थे, उनको बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने हर वक्त ये एजेंडा हाथ में रखा, अपने हिंदुस्तान के आईन को बरकरार रखा और उसको सलाम पेश किया, अपनी जानें निशावर की है। और आप हमारी हिफाजत नहीं कर सकते हो, आप इस मुल्क की हिफाजत क्या करोगे? क्या दावा करते हो अब हम इस मुल्क की हिफाजत करेंगे? इसलिए मैं आपके माध्यम से कंडेम करता हूँ, जब तक ये निज़ाम नहीं बदलेंगे, ये ऐसे लीडर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तब तक यहाँ पे कोई विकास नहीं होगा। तो इस हवाले से आपकी हुकूमत से क्या मांग रहेगी? मेरी मांग हुकूमत से इतनी है, आप सियासत मत खेलो। अगर आप ही बोलते हो कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा अटूट अंग है, जम्मू एंड कश्मीर हमारा पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर हमारा सहरा है, आप यहाँ से दावे बड़े बड़े करते हो, और जम्मू एंड कश्मीर के जो आप बोलते हो कि ये हमारी जान है, आप जब इंसान ही नहीं रहे तो आप हमें प्रोटोकॉल नहीं दे सकते हो, और आप क्या इस मुल्क की हिफाजत करते हो? लिहाजा गवर्नमेंट से मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करता हूँ, खासकर मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश, क्योंकि यूटी सरकार है कि भूल जाते हैं यूटी सरकार है, क्योंकि हमारा स्टेट था। मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह रहमान फिर वापस आएगा, और मैं चाहता हूँ सरकार से जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे, चाहे पंच हो, सरपंच हो, नगर पालिका के काउंसिलर, जल्द से जल्द इनका सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, ताकि ये अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेंगे, ताकि ये अपने लोगों से मिलेंगे, ताकि ये अपने जो लोगों से वादे किए वो पूरे करेंगे। वरना मुझे लगता है आने वाले कल में कोई यहाँ पे ऐसे हुकूमत पे, ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई यहाँ पे उम्मीद नहीं रखेगा। इससे बेहतर है आज़ाद रहे। तो आखिर पे आशिक साहब से आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि जम्मू कश्मीर की सियासत को आप किस नज़र से आज से देख रहे हो? मैं जम्मू एंड कश्मीर की सियासत को अगर आप देखोगे ना, मेरा दिल नहीं मानता जम्मू एंड कश्मीर की सियासत को एक्सेप्ट करे। मैं बोलता ऐसी सियासत जो 70 साल तक जिन्होंने हमारा सौदा किया, इस सियासत को दफन होना चाहिए। ऐसे सियासत जो थे आज इक़्तिदार में, उनको कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, ताकि आर्टिकल 370 जो नहीं रहा, इसके जिम्मेदार ही लोग हैं। क्योंकि इन्होंने वो कच्चा धागा जो जिस तरह होता है उसी तरह रखा था इस पेपर को, इन्होंने साइन खाली किया था, सील नहीं लगाई है, क्योंकि ये हर बार दावा करते थे कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 बरकरार रहेगा। कहाँ है वो? ये तो इनकी, मोदी जी की लापरवाही नहीं है, ये लापरवाही उनकी है जिन्होंने 70 साल राज किया। आज ये चलाते, लेकिन टाइम नहीं है, वक्त गया। जिस तरह एक बार आपको याद होगा जब महबूबा मुफ्ती जी ने हाथ मिलाया भाजपा सरकार से, तो उसके बाद छोड़ के आ गई, वही बोलते हैं भाजपा सरकार अच्छी नहीं है। यार किन पर भरोसा करेंगे हम? ऐसे लीडरों पर पहले बेचते हैं फिर वापस लाते हैं। पहले हमारा सौदा किया, जब बेच दिया हमें, फिर जम्मू एंड कश्मीर खोखला हो गया, फिर बोलते हैं वो गलत है। हमें किसने भेजा? हमें अपने लोगों ने भेजा, इन्होंने ही भेजा। मोदी जी को क्या पता था जम्मू एंड कश्मीर का? मोदी जी को जब वेलकम किया, उसने अपनी पार्टी बनाई, उन्हें ग्रोथ बनाया, और हम किस सौदा किन को किया? यहाँ के जवानों को। आज के महबूबा मुफ्ती के दौर में आप देखिए एक्ट कितने लगे जी। हमारे जवान उस दौर के भी जेलों में है, वो रिहा नहीं हुए। वो कारण इन्हीं का है। तो क्या जवाब देंगे? आज फिर वही सियासत कर रहे। कब तक झूठ बोलोगे? कब तक हमारे खून का सौदा करते रहोगे? कब तक? वो टाइम खत्म हो गया। अब इक़्तिदार छोड़ दो मेहरबानी करके, अब इसके पीछे मत लो, क्योंकि लोगों को समझ आ गया है आप ही सौदागर हो। आप लोग चाहे कोई भी हुकूमत रही यहाँ पे, ये हमारी सौदागर है। इस चीज़ को हम अब कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तो आज साहब इस पे बदलाव आना चाहिए फिर 110%। देखो अगर बदलाव नहीं आएगा, जम्मू एंड कश्मीर का
विकास और तरक्की कहीं नहीं। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का वेट करूं, मैं खुद नहीं लड़ सकूं इस देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने जवानों के लिए, अगर मैं नहीं लड़ूंगा, मैं रोड पे नहीं आ जाऊंगा, क्या मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडरों को लाऊं? जो हमने जैसे कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस फारूक अब्दुल्ला साहब भी हैं, इस टाइम अकबर वकील साहब भी हैं, कहाँ नजर आया कभी? मैंने कभी मीडिया पर नहीं देखा अकबर साहब को हमारे बदले बात करेगा। पार्लियामेंट मेंबर तो है भाई जी। अगर एमएलए नहीं है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ना, वो बात ही नहीं करना। मैंने देखा कभी उसको, मैं कभी देखता, मैंने कल सेहरा लगा के उसको देखा, मैंने सोचा शायद उसकी तीसरी शादी होगी, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इनको हम ठुकराते हैं, हम खुद लड़ेंगे अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने जवानों के लिए, अपने बहनों के लिए। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले ही बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमें तोहफा एक दे दिया आर्टिकल 370 के बाद, हमने सोचा था, बहुत उम्मीदें थी हमारे पास पैकेज आने वाला, जब वो जम्मू कश्मीर में आया वो शराब के अड्डे दिए गए, और जिसको हम ठुकराते हैं क्योंकि ये बुजुर्गों की धरती है, ये संतों की धरती है, इस पर यहाँ पे कोई शराब का अड्डा नहीं चलेगा, कोई ड्रग्स नहीं चलेगा। फिर एनडीपीएस लगाने का क्या मकसद है? फिर एनडीपीएस वाली जेलों में रिहा कर दो ना भाई, ओपन चलेंगे। कल तो यहाँ पे क्लब लगेगा, कल तो डांस चलेगा, कल तो शराब चलेगा, कल तो हमारा जो हमारे चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे दरगाह है, चाहे कोई भी, कल हमारे जो बुजुर्ग हैं वो नमाज पढ़े जब तो शराब ही मिलेगा। जब वहां जाएंगे, किसी दरगाह में जाएगा तो उधर एक ड्रग्स में पढ़ के मिलेगा। क्या हिफाजत कर सकेगा? एक आपका कानून लिखता है शराब पी के अगर कोई कत्ल करेगा तो उसको कत्ल माफ है, तो फिर शराब पी के कोई किसी का इज्जत लूटेगा तो माफ है, कत्ल करेगा तो माफ है। तो ये चीजें हमें दी गई है। आज तक जम्मू कश्मीर को लोगों को सिर्फ यही दिया गया है, और जिस चीज को आशिक एमएलए कभी भी ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आशिक एमएलए को अगर जेल भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं लड़ूंगा, चाहे मैं क्यों ना मुझे लोग साथ देंगे, जो साथ देंगे अच्छा है कि वो आ जाए, अगर नहीं देंगे आशिक एमएलए अकेला लड़ेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। तो आशिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक मुलाकात प्रोग्राम में। नाजरीन, ये थे हमारे साथ आशिक अहमद गनाई और फिर एमएलए आशिक एक मुलाकात प्रोग्राम में। आशिक साहब, आपका एक मुलाकात प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि आपने मुझे इसमें अपने प्रोग्राम में दावत दिया है। इस चीज़ को मैं आपको सलूट करता हूं, क्योंकि इसलिए कि एक फ़क्र है जो मीडिया का रोल रहता है कि अगर हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा रोल इनका रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आवाम को भी सोचना चाहिए कि जितने भी लोगों की मुश्किलात हैं, इस एक ही चीज़ है वो हमारे पास जरिया, हमारे पास एक ही हथियार है जो हमारी बात उस ऐवान तक पहुंचा सकता है, जिसका नाम मैं मीडिया देता हूं। इसके लिए मैं आप लोगों को सलूट करता हूं। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि फिर कभी आपसे फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अपने रोशन मुस्तकबिल को आप खुद संवारिए, अपने मुस्तकबिल के सितारों को जिम्मेदार हाथों में दीजिए। डे केयर क्रंच स्कूल जट्टी रोड ख्वाजाबाग बारामुल्ला में 18 महीने तक के बच्चों के लिए दाखिला शुरू। आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए तशरीफ लाए या इस नंबर 7006948657 पर राबता कर सकते हैं। याद रखिए, स्कूल में हर किस्म की सहूलियात के अलावा ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब है। तशरीफ लाइए और अपने बच्चों का दाखिला कीजिए। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तुझो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी साउंड में फर्क पड़ा होगा। साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, ऊंचाई भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस पूरे कशीर मज दस्तियाब। अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयू याद ये पता तो यम फोन नंबर